जी नमस्कार। 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 बिहार दिवस के अवसर पर हम संवाद कर रहे हैं जाने माने पत्रकार उपन्यासकार विकास कुमार झा जी के साथ। आज ही के दिन 22 मार्च को 1912 को अंग्रेजों ने बंगाल से बिहार को अलग किया था। इस दौरान बिहार को बिगड़ते बनते और रक्त रंजित बिहार भी विकास कुमार झा जी ने देखा है। तो बताएं उन विभूतियों के योगदान को कि कैसे बिहार का सफर मैंने इतने लंबे समय तक तय हुआ। सबसे पहले तो बिहार दिवस की बहुत शुभकामनाएं। बिहार का इतिहास निर्भय जी दरअसल भारत का इतिहास है। अगर भारत का इतिहास आप पलटेंगे तो उसका अधिकांश भाग जो है वह बिहार ही रहा है। चाहे वो सम्राट अशोक हो, शेरशाह सूरी हो, या महात्मा गांधी ने भी जो स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी, तो गुजरात जब वो लौटे अफ्रीका से और जब उन्होंने सोचा कि शुरुआत कहाँ से करें, आरंभ कहाँ से करें भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए, तो बिहार पर उनकी नजर गई। बिहार की मिट्टी में वो आग है, वो रोशनी है कि बिहार सारी दुनिया को आज नहीं, जमाने से, युगों से बिहार आकृष्ट करता रहा है। देखिए, चाहे हम बुद्ध की बात लें, महावीर की का जिक्र करें, महावीर का जिक्र करें, शेरशाह सूरी का जिक्र करें, चंद्रगुप्त का, अजातशत्रु, बिंबिसार से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक का, तो एक बड़ी गौरवशाली परंपरा रही है बिहार की। और आजादी की लड़ाई में, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा निर्भय जी, कि महात्मा गांधी ने चंपारण से भारत की आजादी का संग्राम और उसका संग्राम का शंख फूंका था जब राजकुमार शुक्ल उनके सहयोगी थे। तो बिहार गणतंत्र की भूमि है। दुनिया में सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना वैशाली में हुई थी, जो लिच्छवियों के काल में। वैशाली का वह गौरवशाली इतिहास, चाहे वह मगध का गौरवशाली इतिहास या मिथिला की सुरुचिपूर्ण मधुर परंपरा, भोजपुर की माटी का प्रताप और इकबाल, जहां से वीर कुंवर सिंह जी हुए, तो एक बड़ा बहुत ही गरिमापूर्ण, बहुत ही त्याग बलिदान की भूमि रही है बिहार। और मैं इस बात का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, लेकिन उसके बाद से बिहार को भारत के नेतृत्व में, केंद्रीय नेतृत्व में कभी कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला। तो एक बड़ी दिलचस्प बात हो रही थी। एक बार मैं एक नेशनल चैनल से जुड़ा था, तो वहां जब मीटिंग हुई हम लोगों की, तो कहा जा रहा था कि भाई आप लोगों में से सभी स्टेट हेड्स हैं, उन लोगों ने क्या क्या काम किया। मैंने कहा देखिए, काम तो कवरेज स्टोरीज बहुत सी हुई, लेकिन मैं दो बातें सिर्फ बताना चाहता हूँ जो मैंने कवर किया। तो बिहार में मतलब भारत का प्रधानमंत्री पद बिहार को कभी नसीब नहीं हुआ। जिस बिहार ने भारत को नेतृत्व दिया, अशोक, चंद्रगुप्त, शेरशाह सरीखे महान व्यक्तित्वों के नेतृत्व में जो बिहार ने भारत को नेतृत्व दिया, उस बिहार को आजादी के बाद कभी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हुए उसके बाद, कभी बिहार को केंद्र में नहीं लाया गया, केंद्रीय नेतृत्व में बहुत शीर्ष पद पर नहीं लाया गया। लेकिन मैंने कहा कि बिहार भारत के, दुनिया के, भारत का पद नहीं पा सका बिहार केंद्रीय पद, लेकिन दुनिया में बिहार ने प्रधानमंत्री का पद जरूर दिया। और मॉरिशस के राष्ट्रपिता डॉक्टर सर शिव सागर राम गुलाम निर्भय जी,
आप उनको स्मरण करें। जी। वहां गिरमिटिया मजदूरों का संघर्ष से लेकर के, और डॉक्टर सर शिवसागर राम गुलाम भोजपुर के रहने वाले थे, हरिगांव के। तो मैं हरिगांव गया था, मैंने अपनी उस मीटिंग में मैंने कहा कि मॉरिशस के राष्ट्रपिता और वहां के राष्ट्रपति पद पर भी रह चुके, आसीन रह चुके डॉक्टर सर शिवसागर राम गुलाम के गांव में गया था उनका कवरेज करने के लिए कि वह कौन सी महान भूमि है जिसने मॉरिशस को, इतने खूबसूरत से देश मॉरिशस को राष्ट्रपति दिया, और बाद में डॉक्टर शिवसागर राम गुलाम वहां के राष्ट्रपिता घोषित किए गए। और यही नहीं निर्भय जी, डॉक्टर शिवसागर राम गुलाम के पुत्र डॉक्टर नवीन राम गुलाम, वो भी मॉरिशस के प्रधानमंत्री हुए। फिर आप भोजपुर के हरिनगर के शिवसागर राम गुलाम, बगल में आए बक्सर, बक्सर का एक गांव है भेलूपुर, भेलूपुर की डॉक्टर कमला विशेषर, जिनका पूरा नाम कमला मिश्र विशेषर है, वो त्रिनिदाद टोबैगो की प्राइम मिनिस्टर हुई थी और बहुत त्रिनिदाद की एक यशस्वी नेता के रूप में डॉक्टर कमला विशेषर का नाम आता है। तो हम यह महसूस करते हैं कि बिहार दरअसल ग्लोबल फिनोमेना है, बिहार एक ग्लोबल थीम है। बिहार को लेकर अगर हम सोचें कि सिर्फ बिहार, मगध, वैशाली, मिथिला की बात करें, नहीं, बिहार ग्लोबल है। बिहार का मतलब मॉरिशस को भी शामिल करिए, बिहार का मतलब फिजी सूरीनाम को भी शामिल करिए, बिहार का मतलब त्रिनिदाद टोबैगो को भी शामिल करिए, तब जाकर एक बनेगा मुकम्मल बिहार। और आज उस बिहार का हम दिवस मना रहे हैं। आपने जैसा कि इंट्रोडक्शन में ही कहा है कि आज की यह तारीख 22 मार्च 1912 में संयुक्त प्रांत से बिहार और उड़ीसा इकट्ठे अलग हुआ था, और 1934 में फिर उड़ीसा बिहार से अलग, और सन 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ। इस तरह कई एक लंबी कहानी है, उसका इतिहास है कि कैसे कैसे ये सारे प्रांत, बंगाल से बिहार उड़ीसा अलग हुआ, फिर उड़ीसा 1934 में, फिर 2000 में झारखंड का बनना। तो ये सब कुछ समेटे हुए है बिहार। और इसलिए एक मैंने कहा ना कि बिहार एक ग्लोबल सब्जेक्ट है। जैसे कि बहुत से ऐसे मतलब बोध गया, पावापुरी, राजगीर, ये सब आप ले तो बाहर के जितने टूरिस्ट या अपने देश भर के तीर्थ यात्री, भारत का ऐसा कोई सूबा नहीं होगा, कोई कोना नहीं होगा जहां से अपने पितरों को पिंडदान करने के लिए, किसी भी स्टेट, और लोग आते हैं अपने पितरों को पिंडदान करने विष्णुपद मंदिर गया, और तब वहां भारत एक में एक हो जाता है कि पितरों की मुक्ति के लिए पिंडदान कहां करने जाएंगे? गया जाएंगे। और इसी तरह उसके बिल्कुल बगल में सटा हुआ ये ट्विन सिटी है गया, बोध गया, और बोध गया में महात्मा बौद्ध धर्मावलंबी और सारी दुनिया से, क्या जापान, क्या चीन, क्या थाईलैंड, श्रीलंका, मतलब एक लंबी सूची है निर्भय जी कि विश्व भर के तीर्थयात्री जो बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं बोध गया आते हैं। और एक बड़ा गजब का नाता है, बहुत दिलचस्प कहानी है जो मैंने एक बार उस पर रिपोर्ट भी लिखी थी कि बोध गया के कई गरीब लड़के जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी, वो टूरिस्ट बन गए, टूरिस्ट लोगों के गाइड बन गए, और वो टूटी फूटी जापानी, टूटा फूटा चाइनीज लैंग्वेज, थाई वगैरह लैंग्वेज बोलने लगे। पेट का सवाल था, तो टूटी फूटी बोलते बोलते वो लोग फर्राटे से जापानी बोलने लगे। आप कभी आए, या आप तो देख भी चुके हैं, लेकिन अपने मित्रों को बताएं कि वहां बोध गया में कम से कम 2 दर्जन ऐसे दंपति हैं
जो जिनके पति हैं बोध गया के लोकल, वहां के रहने वाले, पचहट्टी का इलाका है और भी कई गांव है, और उनकी पत्नी जापानी है। और वो फिर विवाह का प्रस्ताव उस जापानी लड़की ने दिया बोध गया के उस लड़के को। फिर विवाह हुआ, फिर वो बोध गया का लड़का अपनी जापानी पत्नी के साथ गया जापान, वहां से लौटा, फिर होटल्स वगैरह कई उन लोगों ने खोज रखे हैं। तो अब बिहार का रिश्ता जो है वो, अब मैं क्या बताऊं, अब ये जापान और बिहार का कैसे संबंध बनता है। तो बिहार दरअसल जो है वो एक बड़े गीतकार हुए, उनका एक छोटा सा गीत है, एक फूल चांदनी लगाया है आंगने, फूले तो आ जाना एक फूल मांगने, झील नदी सागर के रिश्ते मत जोड़ना, झील नदी सागर के रिश्ते मत जोड़ना, लहरों को आता है इधर उधर फेंकना, तुम तक पहुंचाया है मुझको अनुराग ने, एक पेड़ चांदनी लगाया है आंगने। तो बिहार की चांदनी का जो वृक्ष है ना, वह वसुधैव कुटुंबकम का वृक्ष है निर्भय जी। और आज यही वजह है कि जब बिहार एक संपूर्णता में, जब हम बिहार की बात करते हैं निर्भय जी, तो हमने जैसा कि कहा आपसे कि वह मगध है, वह मिथिला है, वह भोजपुर है, वह वैशाली है, लेकिन संग संग वह मॉरिशस भी है, संग संग वह सूरीनाम भी है, संग संग फिजी भी है, त्रिनिदाद भी है, तब जाकर बनता है एक मुकम्मल बिहार। और यही नहीं, यूरोप के बहुत सारे देशों में जब आप जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, बहुत सारे कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, कनाडा जाएंगे, तो आप वहां पाएंगे कि अधिकांश डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकांश बिहार के डॉक्टर्स इंग्लैंड के अस्पताल चला रहे हैं निर्भय जी। यह गर्व की बात है। बिहार के डॉक्टर्स अमेरिका के हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, ये बड़े गर्व की बात है। वहां के जो टॉप मोस्ट डॉक्टर की सूची बनेगी इंग्लैंड अमेरिका की, बिहार के डॉक्टर्स का नाम 1 to 10 में होगा, बेशक होगा, ये मैं आपसे यकीनी तौर पे कह रहा हूं। तो बिहार ग्लोबल है, और यह गौरव मैं नहीं समझता हूं कि भारत के किसी भी प्रांत को, हालांकि बिहार बहुत कई प्रकार की तकलीफों से गुजरा है, कई प्रकार की गुर्बतों से, गरीबी से, मुश्किलों से गुजरा है, संघर्षों से, रक्तपात से, लेकिन यह भूमि एक प्रयोगशाला है। यह एक प्रयोगशाला की परख नली है, जो मनुष्यता की परख नली। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कई मायने में बिहार, आज झारखंड अलग हो गया, पूर्णतः ये कृषि प्रधान देश है, प्रदेश है, और कृषि प्रधान प्रांत है, प्रदेश है, सूबा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है, आज बिहार दिवस के इस अवसर पर, 22 मार्च के इस अवसर पर मुझे कहते हुए यह दुख भी हो रहा है कि बिहार की अधिकांश, मतलब जितनी नदियां हैं छोटी से बड़ी में, सबकी हालत बहुत खराब है। देखिए निर्भय जी, आज बिहार दिवस है 22 मार्च, और आज जल दिवस भी है संयोग से। आज 22 मार्च जल दिवस के रूप में भी मनाते हैं दुनिया में। तो मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है, एक तरफ 22 मार्च को बिहार दिवस का गौरव, दूसरी तरफ यह जो जल दिवस है, लगभग बिहार में 150 जो नदियां हैं, वो सूचीबद्ध नदियों की संख्या 150 है, 150, जिसमें से 1/4 नदियां सूख चुकी है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब कितनी नदियों के नाम गिना है, जैसे मोतिहारी में धनौती, बेतिया में चंद्रावत, सीतामढ़ी में लखनदेही, मुजफ्फरपुर की नून नदी, मधुबनी में जीवछ नदी, ऐसी कितनी सारी नदियां जो बीते दशकों में सूख गई हैं। बागमती और कमला की धाराएं भी, सदा नीरा कही जाने वाली गंडक नदी की धाराएं बहुत क्षीण पड़ चुकी है। बिहार में एक ऐसी भी नदी है अनूठी, जो हम सब जानते हैं, फल्गु नदी, वो रेत की नदी। आप जब जाएंगे ऊपर रेत ही रेत है, लेकिन जब उसे थोड़ा सा खोदेंगे, अपने हाथ से थोड़ा सा बालुका वो हटाएंगे, थोड़ी बालुका, थोड़ा रेत, तो पानी निकलने लगेगा।
यह भी है कि बिहार के लोगों की पूरी पूरी शख्सियत में भी ये बात है। ऊपर से लोग समझ सकते हैं कि बिहार के लोग थोड़े कड़े जबान के होते हैं, राफ साफ होते हैं, लेकिन अंदर जब आप थोड़ा सा उसके ऊपर के रेत को हटाएंगे ना, तो जल ही जल निकलेगा। और वह उतना ही कोमल, वह उतना ही भावुक, वह उतना ही संवेदनशील। लेकिन मुझे आज बिहार दिवस के संग इस जल दिवस पर यह कहने में बहुत तकलीफ हो रही है कि चाहे कमला हो, चाहे सदा नीरा गंडक हो, चाहे बागमती हो, और समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक का जल स्तर इतना नीचे जा चुका है कि क्षीण धाराएं, बहुत पतली धाराएं रह गई है। मुझे अफसोस यह लगता है कि भोजपुर में सोन नदी के तटों पे आप घूम चुके हैं। सोन का तट एक बड़े इतिहास को समेटे हुए है। मानव सभ्यता का जितना जो इतिहास है वो नदियों के किनारे से ही चलता है। गंगा नदी बहती है पटना में, अब आप देखेंगे तो आंसू आएगा, क्योंकि छात्र जीवन में जो लोग लहराती हुई गंगा को महेंद्रू के पास देख चुके हैं, गंगा नहीं है, गंगा अपनी धारा छोड़कर बहुत दूर जा चुकी है। क्यों नदियां सूख रही हैं? क्यों नदियां उदास हो रही हैं? एक नदी का सूखना मानव सभ्यता का सूखना है निर्भय जी। और 1/4 नदी बिहार में सूख चुकी है। 1/4 नदियां, कुछ प्राकृतिक आपदा, कुछ हम सब की उपेक्षा, और कुछ कई जगह गांव में जो हम लोग जिसको छोटा छोटा, जो बंगाल में उसको कुकुर कहते हैं, तो हम लोगों के यहाँ बिहार में जैसे डबरा कहते हैं, छोटा छोटा कुकुर जैसा, या छोटे छोटे पोखरे जो पहले होते थे, वो सब भर भरा करके उस पे आबादी बस चुकी है। यह एक अफसोस की बात है। इस पर बिहार वासियों को सोचना चाहिए गांव गांव में कि हम घर बसा लेंगे, लेकिन हम नदियों को कैसे कायम करेंगे? हम उन पोखरों को जिनको हम भर रहे हैं, जो पोखरे कभी कितनी हमारे वहां पशु पक्षी मवेशी सब आके, मनुष्य स्नान करते थे, जल पीते थे, आज वो सारे पोखरे भर चुके हैं। या तो बाढ़ के सिल्ट से वो भर गया है, या फिर लोगों ने मिट्टी भर भर के धीरे धीरे उसको उस पे घर बना दिया है। तो सूखती हुई नदियां, सूखते हुए पोखरे। और निर्भय जी, आप स्मरण करें कि एक समय था जब कुएं का कंसेप्ट था, कुएं से लोग बाल्टी से जल लेकर के वो पीते थे, साफ सुथरा कुआं रहता था। कुआं तो गायब हो गया, कुएं की अवधारणा समाप्त हो गई। और अब जहां जहां कुआं, जैसे हमारे गांव में भी कुआं है, उसमें बहुत सारी गंदगी भरी हुई है। कुआं का मतलब हो गया है एक डस्टबिन। कुआं भी हमारी संस्कृति का हिस्सा था, उसका शीतल जल था, उसको हम लोगों ने नष्ट किया है। तो एक बहुत गंभीर बात है कि जिस पर हम सबको आज बिहार दिवस, सहजल दिवस के अवसर पर हम लोगों को यह सोचने की जरूरत है, गहरे चिंतन करने की जरूरत है कि हम, हमारी जो नदियां 150 सूचीबद्ध, सरकार द्वारा सूचीबद्ध, तो हमारे आपके द्वारा नहीं, गवर्नमेंट ने, पूरी सिस्टम ने सूचीबद्ध करके रखा है, उसमें 1/4 नदियां सूख गई हैं। नदियों के सूखने का मतलब है निर्भय जी, कृषि का प्रभावित होना। नदियों के सूखने का मतलब है हमारे पेयजल का प्रभावित होना। पोखरों के सूखने का मतलब है हमारा मछली, मखान, सब कुछ नष्ट होता चला जाना। मछलियों, ये जलकर कितना सारा अधिक होता था, मछलियां बिहार की बाहर जाती थी, लेकिन अब आंध्र की मछलियों से बिहार का बाजार भरा हुआ रहता है। पहले हम बाहर लोगों को सारे देश में मछलियां भेजते थे, अब हमें मछलियों की जरूरत पड़ गई है। यानी जीवन का सुख जाना, यानी जीवन का सुख जाना। हाँ, जीवन का सुख। इसलिए यह एक बहुत गंभीर मसला है, और मैं समझता हूं सिर्फ शासन और सत्ता को ही नहीं, हम सब, हर बिहार के एक एक व्यक्ति को, नागरिक को यह सोचने की आवश्यकता है कि हम जल को कैसे बचाएं, हम नदियों को कैसे बचाएं, हम कैसे अपनी पूरी कृषि व्यवस्था को बचाएं, क्योंकि हम जल संरक्षण की व्यवस्था बिहार में नहीं है।
जो एक कंसेप्ट आया है कि जल जो हम लोगों का कभी बहुत बाढ़, कभी सूखा, कभी कोई पानी के लिए तड़प रहा है, कभी कोई पानी के लिए डूब रहा है, अगर जल संरक्षण की एक समुचित व्यवस्था बिहार में विकसित हो तो मैं समझता हूं कि जो कृषि प्रधान प्रदेश झारखंड कटने के बाद जो बिहार कहा जाता है, वह छोटा सा डेनमार्क आप उदाहरण लीजिए ना निर्भय जी। डेनमार्क का जो पूरा क्षेत्रफल है वह बिहार की राजधानी पटना के बराबर है। और डेनमार्क के बारे में हम लोग निर्भय जी बचपन से पढ़ते आए हैं कि वह दुग्ध उत्पादन में विश्व का एक सबसे बड़ा देश है। तो अगर एक नन्हा सा मुल्क डेनमार्क आज दशकों से एक झंडा गाड़े हुए है, हमारे यहाँ जो शीत क्रांति, श्वेत क्रांति जो जो हुई, अगर हम लोगों की वो क्षमता है निर्भय जी कि हम लोग सारे भारत को दुग्ध उत्पादन मुहैया कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद आप स्मरण करें, क्या गजब, छोटी सी गुठली और कितना गुदा, इतना गजब का रसीला, लेकिन शाही लीची खत्म हो रही है, शाही लीची को संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। मैं फिर कहता हूं इसमें सरकार की जो भूमिका है, या फिर प्रतिबंधित कर दे कि ये शाही लीची के लिए अनुकूल मिट्टी है, इस इलाके में मकान का निर्माण नहीं कराए। लेकिन आप जाए मुजफ्फरपुर, अधिकांश जगह वो खेत, वो ऑर्चार्ड, वो बगीचे जहां शाही लीची का बागान हुआ करता था बड़ा बड़ा, वहां अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। पटना की बात ले, आप पटना के रहने वाले हैं, मैं आपसे कहता हूं कि दीघा में जो मालदा होता है, आप कंकड़बाग में वैसा आम, उस क्वालिटी का आम नहीं संभव है आप वैसा उगा सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। वो तासीर दीघा की मिट्टी में ही है। लेकिन आप दीघा जाकर देखें, दीघा का मालदा, यूं बड़ा बड़ा मालदा, अनयूजुअली, मतलब वो आप अगर 1 से 2 आम खा लें तो आपको भोजन करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन आप जाएं दीघा देखें, दीघा का मालदा का बागान जिन जिन जगहों पे बड़ा बड़ा सा था वो सिकुड़ चुका है, वहां बिल्डिंग्स बन गई। मैं ये कहना चाहता हूं, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लेकिन जो हम लोगों का बिहार का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, या जो फल के उत्पादन के लिए जो हम लोग हॉर्टिकल्चर वगैरह का जो देख करते हैं, क्यों नहीं सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाया जाए कि ये विशेष रूप से मालदा आम उत्पादन का इलाका है, यहाँ भवन आप नहीं बना सकते। ये शाही लीची के उत्पादन का इलाका है मुजफ्फरपुर का, यहाँ आप निर्माण नहीं कर सकते। कि गांव में जो पोखरों को भर देगा उसको जेल की सजा होगी। क्या सिर्फ हत्या करना ही, करने से ही कोई जेल जाएगा? क्या डाका डालना ही एक जेल जाने की वजह बन सकती है? न, पोखरों को भरने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है। तो धड़ल्ले से हो रहा है, चाहे वो हाजीपुर का केला हो, चाहे वो दीघा का मालदा हो, शाही लीची हो, हम सब, मैं आपको बहुत दिलचस्प बात बताता हूं। देखिए आज एक बहुत ही सुंदर दिन है। सुंदर दिन इस मायने में है कि बिहार दिवस है, यानी हम लोगों के मुंह मीठा करने का दिन है जी। बिहार सारे भारतवासियों को आज चाहता है कि वह अब बाढ़ की लाई, सिलाव का खाजा, गया का तिलकुट, अनरसा, उद्वंत नगर की बिलग्रामी, सीतामढ़ी की बालूशाही, फिर मालपुआ, पिट्ठा, मनेर का लड्डू, लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा। आज हम ये तो वर्चुअल, अभी युग 2.5 वर्षों से जो है कोरोना में हम लोग सारी चीजें वर्चुअली कर रहे हैं, तो हम वर्चुअली ही सारी दुनिया को आज बिहार दिवस के अवसर पर, और मौका लगा तो बाकायदे हम ये सब बालूशाही से लेकर लिट्टी चोखा से लेकर बिलग्रामी, उद्वंत नगर की, यानी क्या कमाल। तो मनेर के लड्डू की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, और पानी की तासीर जिसको कहते हैं ना, बिन पानी सब सून। तो अब ऐसा हुआ कि मैं जिन दिनों माया मैगजीन में था, तो कभी कभी कुछ
स्टोरीज का फाका पड़ता था कि उस पखवाड़े में कोई पॉलिटिकल इवेंट ऐसा नहीं हुआ रहता था या कोई घटना। तो ऐसा ही एक पीरियड था। तो मैं सोचा, मैं परेशान था कि मैं क्या करूं। राबड़ी जी उस समय मुख्यमंत्री थी बिहार की। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि हमेशा बिहार में रक्तपात, कत्लेआम, अपहरण की कथा तो लिखी ही जाती है। इस बार मैं बिहार की मिठाइयों पर एक, अरे भाई बिहार को सिर्फ कड़वा मत समझो, बिहार बहुत मीठा भी है। तो मैं जब सूची बनाने लगा, तो जैसा कि मैंने जिन जिन मिठाइयों का, मिष्टानों का जिक्र किया है आपसे, तो इस क्रम में मैंने कई लोगों से बात की। उसमें एक बड़ा दिलचस्प वाकया भी हुआ बिहार। उसमें किसी ने कहा कि भाई एक आदमी पूछने आया, वो बिहार से बाहर का था, तो पटना में किसी काम से आया था, रुका था, तो वो कहीं गया किसी स्वीट कॉर्नर पे, मिठाई की दुकान पे, कहा कि राबड़ी है क्या? तो उस मिठाई के दुकानदार ने कहा वो सेक्रेटेरिएट में मिलेगी। तो राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, राबड़ी देवी। तो दुकानदार ने कहा राबड़ी सेक्रेटेरिएट में मिलती है, मिठाई की दुकान पे नहीं। तो ऐसा मैं, तो फिर मैंने सिलाव का खाजा, उद्वंत नगर का की बिलग्रामी, सब में मैंने कि उसका वो कैसे बना, उसका इतिहास। जैसे नहीं हम लोग अभी रसगुल्ला को लेकर के बंगाल और उड़ीसा में संग्राम छिड़ गया कि भाई हमने बनाया तो हमने बनाया। तो मनेर का लड्डू, वो क्या मतलब, वो समझिए कि मक्खन लड्डू है एकदम, इतना मुंह में डालिए वो भूल जाएगा। बचपन में जो हम लोग हवा मिठाई खाते थे, वो समझिए हवा मिठाई का एक भाई है, इतना कोमल, इतना इतना छोटा छोटा, इतना बढ़िया। तो मनेर में गया कवर करने के लिए, तो वहां एक सुरेश भाई थे, शायद आपको स्मरण भी हो। सुरेश भाई एक मिनी अपू थे अपने आप में। मतलब हम समझते हैं 150-150 केजी के वजन वाले सुरेश भाई थे। और सिफत क्या थी, सुरेश भाई फिल्मों में भी गए थे हास्य अभिनेता का काम करने के लिए। और सिफत थी कि सुरेश भाई स्कूटर ही चलाते थे। मतलब वो स्कूटर बेचारा, उसका सारा चक्का लगता था कि सड़क के नीचे घुस जाएगा। तो सुरेश भाई से खैर वो छोड़िए, बड़े अलमस्त आदमी थे सुरेश भाई। तो मैं, और वहां मनेर स्वीट्स जो सबसे बड़ा है, तो उसके वो मालिक थे। उसकी एक शाखा पटना के मौर्या लोग में भी उन लोगों की। तो है, सुरेश भाई से मैं मिलने गया मनेर। तो मैंने सुरेश भाई से कहा कि सुरेश भाई, ये मनेर का जो लड्डू आप बनाते हैं, जिसकी शाखा पटना अशोक, ये इसमें मौर्या लोग में भी, तो अगर हम मनेर का सारा ब्लड के लड्डू का सारा कुछ मटेरियल अगर हम पटना में कंकड़बाग में, या पटना में जो आप, जहां आपका मौर्य लोक है, वहीं ले जाकर के अगर बनाए, तो क्या वैसा लड्डू बन पाएगा? सुरेश भाई ने कहा देखिए, हम मौर्य लोक में भी जो अपने ब्रांच में लड्डू आप लोग खरीदते हैं, वो मनेर का बना हुआ लड्डू होता है। वो पटना में हम लोग नहीं बनाते हैं लड्डू, क्योंकि पटना से मनेर की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। तो हम लोग पूरा माल तैयार करवा करके तब पटना हम लोग भेजते हैं गाड़ी से। तो मैंने कहा कि आखिर क्या वजह है कि मनेर में ही बनवाते हैं? तो सुरेश भाई ने मुस्कुरा के कहा, ये आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे बेहतरीन से बेहतरीन बाकी मटेरियल अपनी जगह है, आप सबसे बेहतरीन क्वालिटी की चीनी का उपयोग करिए, बाकी चीजें उपयोग करिए, लेकिन मनेर का पानी, मनेर के पानी का जादू है कि उसमें जो बनी चाशनी होती है, उससे जो लड्डू तैयार होता है, वो कमाल दुनिया के किसी कोने में हम सेम मटेरियल लेके भी नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैंने कहा ना आपसे, कि पटना का ही दूसरा हिस्सा है, कंकड़बाग है, राजेंद्र नगर है, वहां दीघा का मालदा नहीं वैसा मालदा हो पाएगा, वैसा बड़ा बड़ा और उतना रसीला मालदा, या फिर शायद। तो पानी बड़ा मैटर करता है, चाहे वो खेती से रिलेटेड जो भी अनाज हो, किसी किसी जगह का। तो है क्या कि न, तो अगर हम अपने पानी का संरक्षण अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपनी मनेर की मिठाई को खो रहे हैं, लड्डू को खो रहे हैं, हम सिलाव के खाजा को खो रहे हैं, हम अपनी मधुरता को गवा रहे हैं। और आज जल दिवस है, और आज बिहार दिवस है, तो यह गंभीर चिंता की बात है। आप देखिए, जो बिहार में जब मिठास की बात हम आज कर रहे हैं, मैं समझता हूं 95%, 95% चीनी मिलें बिहार में बंद पड़ी हुई हैं दशकों दशकों से। कितनी सरकारें आई चली गई,
जो भी सरकार आई उसने एकदम तोड़ रही चीनी को बिल्कुल और मार ही डाला। हम बात क्या है कि एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स हम लोग झारखंड बंटने के बाद कर सकते थे निर्भय जी उसका उत्पादन, लेकिन हमारे पास जो हमारा जो एग्रो जो प्रोडक्शन है, एग्रो प्रोडक्शन, हम गन्ना नहीं उपजाएंगे, चीनी हमारे पास नहीं होगी, हम क्या करेंगे? बिहार में चंपारण से लेकर के और मिथिलांचल तक आप चले जाए, एक से एक शुगर मिलों की पूरी लड़ी थी जो एक कतार से बंद पड़ी हुई है। जैसे कलकत्ता हावड़ा स्टेशन की तरफ जब ट्रेन बढ़ती है तो जितनी जुट मिले हैं सबकी चिमनी से धुआं निकले, जमाना गुजर गया। तो एग्रो बेस्ड स्टेट है, हम कृषि प्रधान प्रांत का गौरव करते हैं, लेकिन हमने गन्ने की खेती को मार डाला। गन्ने की खेती करके किसान अपनी बेटी की शादी करता था, वो सोचता था कि इस बार गन्ने की फसल हमें ज्यादा होगी, चीनी मिल हमारा गन्ना खरीदेगा और कुछ मोटा पैसा आएगा, हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, हम अपने बेटे को विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए। हुआ क्या? चीनी मिलें कतार से बंद। हम किस इंडस्ट्री में महात्मा गांधी के उस जो कुटीर उद्योग की बात आपसे करना चाहते हैं, बहुत बेसिक कंसेप्ट था गांधी जी का। हमें नहीं चाहिए मान लीजिए कि मारुति का बनाने का की फैक्ट्री लग जाए, कारखाना लग जाए या कपड़ा मिल लग जाए, नहीं, हमको एग्रो बेस्ड जो हमारा जो जैसे फ्रूटी पीते हैं, एक जमाने में कितना पॉपुलर था फ्रूटी का, भाई हमारे पास में आम का उत्पादन, लीची का उत्पादन, इस तरह अमरूद का उत्पादन, केले का उत्पादन, ये जितने भी अंकल चिप्स वगैरह जितना कुछ जो बिक रहा है हमारे यहाँ हाजीपुर से लेकर सोनपुर तक में, और इतना ही नहीं, कटिहार में कुर्सेला की तरफ जाइए, केले का विशाल विशाल बागान भी होता है। अगर आप मालभोग केला 2 खा लीजिए तो आपको भोजन करने की इच्छा नहीं होगी, अमृत होता है। लेकिन उनको क्या प्रोत्साहन है? उनका बाजार खत्म, उनके पास बाजार नहीं है। किसानों का हजारों हजार लाखों लाख का केला नष्ट हो जाता है। हमने उनको चैनलाइज किया नहीं है। हम बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे कि भाई हम तो ये फैक्ट्री ला रहे हैं, हम जापान गए, हम स्विट्जरलैंड गए, हमने वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट को कहा कि तुम आ जाओ। क्या जरूरत? वो आए तो स्वागत है, लेकिन चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। कोई भी अच्छा काम अपने घर की किसी चीज से शुरू होता है, लेकिन हालत क्या है? हमारे किसी भी जो भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं और जो कुछ बहुत वायबल हो सकते हैं जिनसे खाने पीने की जरूरत तो सबको है ना। दवा और भोजन की आवश्यकता इस पूरे कोरोना काल में तो रही ना, लेकिन बिहार इस मामले में भी बहुत ही कमजोर होता जा रहा है। कृषि के मामले में हमारे पास सड़कें बन जाए, कला संस्कृति और साहित्य, खासकर मधुबनी पेंटिंग्स देखिए, दुनिया में जो है वो उसकी चर्चा होती है। अब आप बताएं, मधुबनी ये मधुबनी पेंटिंग हो, आप आइए पटना कलम की बात करिए, मधुबनी पेंटिंग को विश्व ख्याति मिली। कहीं भी आप अगर विदेश जा रहे हैं और आप समझते हैं कि बहुत सारा वजन लेकर के आप नहीं जा सकते हैं, लिमिटेड है एयरपोर्ट पे, तो आप मधुबनी पेंटिंग एक ले लेते हैं किसी को उपहार देने के लिए अपने प्रियजन को, और वो बाग हो जाता है उसका, और वो उसका वजन भी नहीं है, तो आप 5-7 पेंटिंग भी अगर ले गए तो आपने लंदन अमेरिका में अपने प्रियजनों का भाई आपके लिए उपहार लाए। तो मधुबनी साड़ियां, मधुबनी पेंटिंग, मतलब मधुबनी एकदम, और वहां की महिलाएं अपने घर से महिलाओं ने इसकी शुरुआत की थी। पटना कलम पे आइए, पटना कलम का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। निर्भय जी, आपने साहित्य कला की बहुत अच्छी चर्चा, आपने इसका विषय का थोड़ा सा शिफ्ट किया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ पटना कलम लुप्त है। लुप्त इसलिए है कि देखिए, कला को जो है उस समय राजे रजवाड़े संरक्षण देते थे कलाकारों को,
चाहे वो संगीतज्ञ हो, चाहे वो चित्रकार हो, तो उनको संरक्षण मिलता था, विद्वान हो संरक्षण मिलता था। मिथिला के महान कवि विद्यापति को राजा सिंह सिंह का संरक्षण प्राप्त था। तो उस समय राजा थे, आज आज जो है राजा सरकार है। विद्यापति क्या की कुछ संरक्षण है? पंक्तियों को भी गुनगुनाए मैथिली में। जी जी। मोरा रे अंगनवा चंदन के गछिया, ताही चढ़ी के कागरे, सोने के चोचे मढ़ाई देवो कागा, जो पिय आवे पास रे। और विद्यापति की एक दूसरी बात सुनिए, जो आज जो अभी की परिस्थिति में विद्यापति कहते हैं, उन्हीं की पंक्तियां हैं। जी। सखी है हमारे दुख के नहीं, सखी है हमारे दुख की नहीं हो, ई भर बादर माह भादव, सुन मंदिर मो। मेरा मंदिर सुना है सखी, मेरे दुख का कोई और छोर नहीं। आज भी विद्यापति की ये पंक्तियां कितनी साकार होती लग रही हैं। महाराजा दरभंगा, आपने जिक्र किया मधुबनी पेंटिंग का, विद्यापति का उल्लेख आया, आज तो आपने मुझे सिंगर भी बना दिया निर्भय जी। नहीं ये तो बहुत गजब सी बात हो गई। तो महाराजा दरभंगा के बारे में मैं कहना चाहता हूं आपसे कि मिथिला की जो विद्या की, कला के प्रति जो परंपरा रही है और जो अनुराग रहा है, जो कंट्रीब्यूशन रहा है, मैं कहना चाहता हूं तो जब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय सारे भारत में भ्रमण कर रहे थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के वास्ते सहयोग के लिए, वे महाराजा दरभंगा के पास, महाराजा दरभंगा ने उनका यथोचित सत्कार किया, कहा कि महामना आप अभी मेरे पास क्यों आ गए? तो महामना संकोच में पड़ गए कि महाराजा दरभंगा ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि अभी मेरे पास क्यों आ गए सहयोग मांगने। तो महामना ने पूछा महाराजा दरभंगा से कि राजन ये बताइए कि ये क्यों कह रहे हैं, आपसे तो मुझे भरपूर सहयोग की आवश्यकता, मैं आशा है मुझे। महाराजा दरभंगा ने उत्तर में कहा, यही तो मैं कह रहा हूं, आप सारे भारत में जब भ्रमण कर लें और उसके बाद जितना कम पड़ेगा, आपका जो संभावित बजट है उसमें जितना घटेगा, उसकी पूर्ति राज दरभंगा के दौरान। और सिफत यह है कि महाराजा दरभंगा, और यही किया महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने, सारे भारत में जब वो भ्रमण कर गए तब अंत में दरभंगा फिर आए। कहा राजन इसमें अब इतनी कमी मुझे रह गई है, कहा बस अब जाए। लेकिन उन्होंने शर्त क्या की? शर्त ये की कि मैंने क्या दिया है इसका उल्लेख आप नहीं करें। तो महाराजा दरभंगा का जो कंट्रीब्यूशन वहां अंकित है, वहां लिखा हुआ है महाराज दरभंगा। आप जाएंगे काशी विश्वविद्यालय में और वहां लिखा हुआ है महाराजा दरभंगा, आगे लिखा हुआ है, सबके सामने राशि लिखी है, वहां लिखा हुआ है जो बाबा विश्वनाथ की इच्छा। तो यह अनुराग मतलब जैसे मिथिला का सारे भारत के लिए वह अनुराग रहा है। और महारानी गायत्री देवी जो अपने समय की अनिंद सुंदरी एक स्त्री थी, कहीं मानी जाती है कि सुंदरता की वो साक्षात देवी थी। वो वहां आपको पता है कूच बिहार स्टेट की, बंगाल के कूच बिहार स्टेट की थी महारानी गायत्री देवी, जयपुर महारानी। उनका विवाह मुख्य रूप से महाराजा दरभंगा उसके सूत्रधार थे, उनके विवाह के, महारानी गायत्री देवी के विवाह के। और कूच बिहार स्टेट से महाराजा दरभंगा का गजब का रिश्ता था।
तो मैं आपसे ये भोजपुर की बात आई है, भोजपुर ने सारी दुनिया में बिहार के गौरव को फैलाया, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि मॉरिशस के राष्ट्रपिता आपके भोजपुर के हैं, बिहार के भोजपुर के हरिनगर के। भिखारी ठाकुर की दो पंक्तियां हो जाए, भिखारी ठाकुर की 2 पंक्तियां। भिखारी ठाकुर जी की पंक्ति अभी तुरंत स्मरण नहीं आ रही है कि भिखारी ठाकुर का जो कंट्रीब्यूशन है अद्भुत है, अद्भुत है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि चाहे वो भोजपुरी भाषा हो, मगही हो, मैथिली हो, अंगिका हो, या वैशाली से लेकर सीतामढ़ी तक जो हम बोलते हैं बज्जिका भाषा, तो ये इन सारी बोलियों में, भाषाओं, मैथिली को हम लोग बहुत आभारी हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में मैथिली को 8वीं अनुसूची का दर्जा दिया। और इससे लाभ क्या हुआ कि 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं हैं उसके जरिए यूपीएससी में आईएएस, आईपीएस, एलाइड सर्विसेज की परीक्षा में उस भाषा में आप लिख सकते हैं। भोजपुर के लड़के मैथिली सीखकर यूपीएससी का इम्तिहान मैथिली में अनेक लड़कियां दे रहे हैं, जबकि वो मैथिली भाषी नहीं है। तो भाषा के बारे में किसी ने मैथिली के और हिंदी के महान कवि, अपने हम लोगों के युग के कबीर बाबा नागार्जुन से किसी ने पूछा था, कोई नया पत्रकार गया नागार्जुन का इंटरव्यू करने के लिए, जब मिथिला का जिक्र आप कर रहे हैं, गया तो कहा बाबा भाषा के बारे में क्या कहें। औघड़ थे बाबा नागार्जुन, वैद्यनाथ मिश्र यात्री उनका नाम था, वैद्यनाथ मिश्र नाम था। इस नाम, यात्री नाम से वो मैथिली में लिखते थे और नागार्जुन नाम से हिंदी में लिखते थे। तो बाबा ने कहा भाषा का मतलब भूसा। अब वो लड़का थोड़ा परेशान हुआ, नया पत्रकार था, उसे लगा कि शायद नाराज हो गए हैं क्या बाबा। उन्होंने कहा बाबा गलती हो गई, आप नाराज हो रहे हैं। कहा नहीं, नाराज नहीं हुए, तुमको तो सही उत्तर दिया है। तो कहा कैसे, समझा दीजिए। कहा देखो, गाय भूसा खाती है, देती क्या है, वह दूध देती है। दूध क्या है, अमृत है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बिहार में गाय जो भूसा खाती थी उसको जब आदमी खाने लगा तो निर्भय जी क्या स्थिति होती। आज चारा घोटाला का जिक्र सुन के मतलब हम लोग लज्जित होते हैं इस बात से। तो भाषा जो भूसा है, तो भाषा वो भूसा गाय जब खाती है वो दूध जैसा अमृत देती है, लेकिन जब इंसान खाने लगेगा उसको तो उसका परिणाम भी हम लोग देख चुके हैं। यह दुर्भाग्य है। और मैं आपसे कहता हूं, पर्व त्योहार की बात अब आई। अब जैसे छठ पर्व है, आज छठ बंबई का, महाराष्ट्र की राजधानी बंबई का एक बहुत बड़ा उत्सव हो चुका है। आप छठ में दिल्ली जाइए निर्भय जी, इंडिया गेट के पास, वह एक लगेगा कि बिहार उतर आया है। छठ का आयोजन मॉरिशस में होता है, सुरीनाम, फिजी, त्रिनिदाद में हो रहा है। छठ इंटरनेशनल हो गया है। पितृपक्ष मेला गया में, अब आइए वहां देखिए, उसमें आप जाएंगे और आप गए होंगे, सारा भारत उमड़ा हुआ रहता है पितृपक्ष मेला में। मैंने देखा है, एक सरदार जी आए, मेरा एक उपन्यास है गयासुर संधान, जिसका जिक्र आपने मेरे पिछले इंटरव्यू में भी निर्भय जी किया आपने। तो मैंने एक सरदार जी को देखा, वो आए थे पिंडदान करने। तो वहां के पंडे भी बहुभाषाविद है, क्योंकि उनको सारे भारत के तीर्थयात्रियों से डील करना पड़ता है। तो पंडे ने कहा वो थल्ले बैठो जी। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप पंजाबी बोलते हैं? कहा हाँ सर, मेरे जजमान लोग पंजाबी हैं तो बोलना ही पड़ेगा। कई पंडे तमिल बोलते हैं, कई पंडे तेलुगु बोलते हैं, कई मलयालम बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमारे सारे भारत से हमारे लोग आते हैं। और वो निर्भय जी, कुछ विदेशियों ने आके अपने पूर्वजों का पिंडदान वहां किया। तो पितृपक्ष का मेला गजब,
मकर संक्रांति आप देख लीजिए, बिहुला का जो उत्सव होता है अंग क्षेत्र में, यानी भागलपुर के इलाके में, अंबिका वासी क्षेत्र में गजब, मिथिला में मधुश्रावणी। अब ये मधुश्रावणी जो है वह श्रावण के दिनों में तो जो न्यूली मैरिड लड़कियां होती हैं वो फूल लोढ़ने के लिए निकलती और वो फिर पूजा करती हैं। मैं याद करता हूं जब हम लोग बच्चे थे, मेरा गांव पड़ता है बिहार के सीतामढ़ी जिले में, एक जगह है श्रीखंडी भिट्ठा। तो हमारी सबसे बड़ी बहन जब उनकी शादी हुई तो बाकी जो साल और भी गांव की लड़कियों की शादी हुई थी तो सब गान मिथिला का मैथिली गीत गाते हुए टोकरी लिए हुए फूल लोढ़ने निकलती थी। हम लोग उनके जो छोटे भाई सब थे वो बंदरों की तरह उछल उछल के फूल तोड़ते थे कि मेरी बहन के डाले में सबसे ज्यादा फूल जमा हो। मैं भी तोड़ता था। आज वह मधुश्रावणी यूं बीत जाती है। ये बाजारवाद ने, कंज्यूमरिज्म ने तो बहुत कुछ हम लोगों की संस्कृति को नष्ट कर दिया है। अब सामा चकेवा, गीत की कुछ पंक्तियां अगर आप गीत की कुछ पंक्तियां अगर याद हो आपको तो, अब जैसे सामा चकेवा का शाम तक अइहा हे जुतला खेत में अइहा हे। अब ये कृषि से रिलेटेड जो है ये सामा चकेवा का ये उत्सव होता था। ये सब जो है वह लुप्त हो गया है। यह संगीत हमारी मधुरता जो हमारे भोजन में जो शामिल हुआ करता था। अब तिलकोर का तरुआ, अब तिलकोर का पत्ता जो है वैसे बंगाल में बहुत सारी चीजों के पत्तों से बहुत सी चीजें बना ली जाती, गृहणियां बना लेती। तो ऐसी कई चीजें, ये जो पिज्जा कल्चर आ गया, इस पिज्जा कल्चर ने एक जो कंज्यूमरिज्म है। अब हम लोग बचपन में जब बालूशाही स्कूल में जब बनाता था, वो चाशनी से बालूशाही छेना वाला निकालता था। पटना में अलग बालूशाही होती है मैदे वाली, लेकिन हमारे सीतामढ़ी साइड में जब आप जाएंगे रूनी सैदपुर और उस इलाके में सुतियारा साइड, तो आपको वो छेना वाली बालूशाही और केले के पत्ते पर जब बालूशाही, गरम बालूशाही पड़ता था तो लगता था कि जन्नत मिल गई। आज के बच्चे पसंद करेंगे क्या बालूशाही खाना? उनको पेस्ट्री चाहिए, उनको क्रीम रोल चाहिए, है ना। तो मतलब जो एक देसी स्वाद था, जो देसी आनंद था, आप याद करिए ना, बचपन में सुबह सुबह जब केले के पत्ते पर मक्खन की डली लगा के और मिश्री बुरक के जब वो बेचने वाला आता था, आप याद करिए हवा मिठाई बेचने वाले, नीले पीले लाल रंग की हवा मिठाइयां बेचने वाले आते थे, दौड़ पड़ते थे हम लोग। और भोजपुरी में 5 हवा मिठाई, भोजपुरी में जो है वो कावा भी तो भोजपुरी से निकला, वहां से जो भी उस पर बहुत कावा। तो आप कह सकते हैं कि बिहार में वसुधैव कुटुंबा, बिहार में, हाँ, तो आप कह सकते हैं कि काबा, बिहार में का नहीं खेबा, हाँ, बिहार में सब कुछ बा, बिहार में सब कुछ बा। तो अब बात क्या है कि ये सारी, जितना मैंने आपसे कहा ना, ये हम लोगों की कला संस्कृति, हमारा स्वाद, यह सब कुछ एक तो बाजारवाद की भेंट चढ़ गया। अब जैसे मगध क्षेत्र के बच्चे मगही बोलने में शर्माते हैं, मिथिला के बच्चे मैथिली बोलने में शर्माते हैं, भोजपुर का बच्चा भोजपुरी बोलने में शर्माता है। अपने को कोई तो परेशानी ना नहीं मगही बोले में जी, ना हमको, हमरा कोनो परेशानी नहीं है, हम तो बजते छी मैथिली। वो मैं आपसे कह रहा हूं कि यह जो एक भाषा से लेके, स्वाद से लेकर, उत्सव से लेकर, यह सब कुछ हम लोगों का समाप्त हो गया है। बाजारवाद का बड़ा भारी काला साया पड़ा। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिहार के लोग आत्मगौरव महसूस नहीं करते। जैसे आप बंगाल में हैं, बंगाल में अगर एक छोटा सा कोई इतना बड़ा लेखक होगा या कोई इतना बड़ा फिल्म डायरेक्टर होगा, अब सत्यजीत बाबू ग्रेट थे, बांग्ला में उन्होंने फिल्में बनाई
और आप किसी बंगाली बंगभाषी से बात करिए, वो कहेगा सत्यजीत बाबू, बाप रे, विश्व ख्याति। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग, जैसे प्रकाश जी है, प्रकाश झा, उदित नारायण है, या हमारी पॉप सिंग, हमारी जो है लोक संगीत की हस्ती शारदा सिन्हा को ले लीजिए, शारदा सिन्हा को ले लीजिए, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है शारदा सिन्हा। लेकिन मालिनी अवस्थी का बिहार का आदमी जिक्र कर देगा, शारदा सिन्हा का नाम नहीं लेगा। क्यों? आप कब पर जाएंगे? अरे गौरव करिए अपने पर, अपनी विभूतियों पर गौरव करिए। मैंने आपसे पहले भी कहा, डॉक्टर बिधान चंद्र राय जो बंगाल के दूसरे चीफ मिनिस्टर हुए, पटना के खजांची रोड में उनका जन्म हुआ घर आज भी है। उनके माता पिता के नाम पर वहां बच्चों का विद्यालय चलता है, उसका नाम है अघोर प्रकाश शिशु सदन। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूं निर्भय जी, एक लंबी चर्चा हो गई है, बहुत सी बातें करने की इच्छा हो रही है आज बिहार दिवस पर, और मैं आपको यह बधाई देता हूं, आपसे जैसी मेरी चर्चा हुई कि आप इस श्रृंखला को जारी रखने जा रहे हैं और बिहार से संबंधित विभिन्न आयामों पर आप गंभीर, आपने कहा मुझसे अभी बीते दिन में कि मैं इसको शुरू करने जा रहा हूं, कभी कला पर, कभी संस्कृति पर, कभी कृषि पर, कभी उद्योग पर, कभी संगीत पर, या आप श्रृंखला करेंगे तो हम अभी आपने और हमने जिन व्यक्तित्वों का नाम लिया, अब जैसे महेंद्र मिश्र का नाम मिस कर रहा था, अब महेंद्र मिश्र अपने समय के, मतलब वो आजादी की लड़ाई में और वो नोट छापने के आरोप में पकड़े गए, और वो दरअसल अंग्रेजों के खिलाफ उनका अभियान था। वो अपने समय का एक नायक भिखारी ठाकुर, वो अपने समय के एक नायक भिखारी ठाकुर। तो फणीश्वरनाथ रेणु जी को का नाम लिए बगैर बिहार का नाम अधूरा रहेगा। दिनकर जी, राष्ट्रकवि दिनकर का नाम लिए बगैर बिहार का नाम अधूरा रहेगा। गोपाल सिंह नेपाली का नाम लिए बगैर बिहार का नाम अधूरा रहेगा। तो हम दिनकर का नाम नहीं लेंगे, हम नेपाली का नाम, गोपाल सिंह नेपाली का नाम नहीं लेंगे, हम शेक्सपियर का नाम लेंगे, हम इलियट का नाम लेंगे कि हमको बहुत बड़ा विद्वान समझा जाए। गैरत है। मैं जब मुझको कथा युग के सम्मान मिला निर्भय जी लंदन में, मेरी बड़ी इच्छा हुई कि मैं वहां, पता चला वर्ड्सवर्थ का घर है जिसको म्यूजियम बना दिया गया है। अच्छा, मैं टिकट कटा के वहां पे गया, टिकट है, आप जाइए, उसमें सिंपल है कुछ ऐसा, कॉर्नर पे एक किताब की छोटी सी दुकान है, शॉप है, जिसमें सिर्फ आपको वर्ड्सवर्थ का साहित्य मिलेगा। आप वहां कॉफी पीजिए और जाइए अंदर। उसमें है क्या, उस म्यूजियम में एक पलंग पड़ा हुआ है कि वर्ड्सवर्थ इसी पर सोते थे, एक टेबल कुर्सी है कि वर्ड्सवर्थ इसी पर लिखते थे, एक रसोई घर है कि वर्ड्सवर्थ का खाना यही बनता था, एक बेंच है, उस पर लिखा, बताया गया कि ये वर्ड्सवर्थ अपने गार्डन में इसी पर बैठते थे। आप जाएं, पता करें कि दिनकर जी का जो पटना में जो मछुआ टोली में कदम कुआ में बस एक मूर्ति सो भी बहुत मुसीबत से लगी। कि ऐसी कोई जगह है क्या राष्ट्रकवि की स्मृति? और रेणु जी की तो लगने ही नहीं दी गई। राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि जो बांस घाट में है, राजेंद्र बाबू ने कहा था कि मेरा अंतिम संस्कार पटना में किया जाए। वहां की हालत जाकर देख लीजिए, दिन में जुआरी लोग वहां पहुंच के जुआ खेलते हैं, वहां ना कोई गार्ड है ना कोई सिस्टम है। मुझे किसी एक बड़े विद्वान बाहर से आए थे, उन्होंने हम मुझसे पूछा कि भाई विकास जी, ये बताइए कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति पटना आएंगे तो क्या करेंगे सबसे पहले? तो अब मुझे खुद पे भी बहुत लज्जा हुई। मैंने कहा यार, मैं सोच नहीं पाया। क्यों नहीं सोच पाया? मैंने कहा नहीं, वो प्रोटोकॉल है कि वो राजभवन में के अतिथि होंगे, राष्ट्रपति हैं, अब जो यहाँ उपलब्ध है राजभवन, गवर्नमेंट हाउस, वहां जाएंगे, वो राज्यपाल के अतिथि होंगे, तो फिर कहाँ जाएंगे?
मैंने कहा फिर उनका जहां प्रोग्राम होगा वहां जाएंगे, या मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होगी, गवर्नर से मुलाकात होगी, जो प्रोग्राम होगा। तो उन्होंने मुझसे मुस्कुरा के कहा, प्रोटोकॉल के हिसाब से सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति राजभवन में जरूर उतरेंगे वो, लेकिन वहां से वो सबसे पहले बांस घाट जाएंगे, जाना चाहिए उनको भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि पर पुष्प चढ़ाने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज की तिथि में मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ी बड़ी हस्तियां पटना से आके गुजर जाते हैं, उनको पता भी नहीं है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति पटना में सो रहा है। और पुष्प चढ़ाने की बात क्या, पुष्प चढ़ाने। और शिवपूजन सहाय को भी कहाँ कोई याद करता है। शिवपूजन जी का नाम आप लीजिए, बहुत अच्छा आपने कहा। राम वृक्ष बेनीपुरी, बेनीपुरी जी को कौन याद करता है, आरसी प्रसाद सिंह को कौन याद कर रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, जो जिन्होंने मैला आंचल पर जब उन्होंने लिखा, अपनी समालोचना लिखी और कहा, लिखा कि ये श्रेष्ठतम उपन्यास हिंदी का है। क्योंकि उनको देखिए, उस समय के बिहार के जो लोग थे उनको बिहार पर गौरव था। बहुत अच्छे पॉइंट मोड़ पे ले आए आप। राधिका रमन प्रसाद सिंह, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, कानों में कंगना, जिनकी कहानी अमर कथा है। चंदर शर्मा गुलेरी जी की, उसने कहा था कि हम लोग 50 बार चर्चा करेंगे, लेकिन कानों में कंगना की चर्चा नहीं करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी ने, निर्भय जी, जब कामायनी की रचना की तो उसका बाकायदे वो स्क्रिप्ट उपलब्ध है। उन्होंने शिवपूजन सहाय जी को, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के अध्यक्ष थे शिवपूजन सहाय जी आदरणीय, उनके पास वो अपनी पांडुलिपि उन्होंने भिजवाई। शिवपूजन जी ने उसमें करेक्शंस किए और जयशंकर प्रसाद जी ने पब्लिकली एडमिट किया, और अभी भी वो पांडुलिपि सुरक्षित है जिस पर शिवपूजन सहाय के करेक्शंस हैं। ऐसा कृतज्ञता। जानकी वल्लभ शास्त्री जी, शास्त्री जी, जानकी वल्लभ शास्त्री, क्या बात है। बांग्ला साहित्य में आइए तो विभूति भूषण मुखोपाध्याय, अपने समय के दरभंगा में विभूति भूषण मुखोपाध्याय हुए। मैं आपसे एक बहुत दिलचस्प बात बताना चाहता हूं कि बंबई में एक बार गया, जब मैं अपनी पत्रिका राष्ट्रीय प्रसंग निकालता था, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं महान अभिनेता अशोक कुमार जी का इंटरव्यू करूं। क्या आजकल वो क्या कर रहे हैं, फिल्मों से लगभग वो किनारे हो चुके थे, लगभग 80 के ऊपर थे अशोक कुमार जी। तो मैं जब उनके बंगले पर गया तो गार्ड ने कहा, मैंने बताया कि मैं बिहार से आया हूं और मैं आदरणीय अशोक कुमार जी का दर्शन करना चाहता हूं, मैं पत्रकार हूं। गार्ड ड्राइवर भी था, तो उसने, गार्ड कम ड्राइवर ने मुझे कहा कि साहब कल ही हॉस्पिटल से आए, इसलिए मिलना संभव नहीं होगा, तबीयत ठीक नहीं है उनको। और मैं बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि मैं बहुत आशा लगा के गया था कि मैं अशोक कुमार जी का दर्शन करूंगा और अपनी पत्रिका के लिए एक बातचीत भी करूंगा। पर गार्ड ने बहुत ही अडिग होकर कहा कि नहीं, मुश्किल है। तो मैंने अंत में एक अंतिम कोशिश की। मैंने कहा कि देखिए, आप जाके साहब को इतनी जानकारी, यह मेरी प्रार्थना है आपसे, इतनी जानकारी दीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूं, बिहार से। उनको कहिए कि यही कहिएगा जो मैं कह रहा हूं, आप उनको कहिएगा कि आपके बिहार से, मैंने कहा ये जरूर कहिएगा कि आपके बिहार से एक पत्रकार आए हैं आपसे मिलने के लिए। मुझे पता था कि अशोक कुमार का जन्म भागलपुर में हुआ था। उनके परनाना शिवचंद्र बनर्जी थे, जो भागलपुर के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, और उनकी राजबाटी नाम से उनका पैलेस था, जो आज खंडहर बना हुआ है, गुंडों ने कब्जा कर रखा है उस पर। और उसके बगल वाले लेन में शरद चंद्र जी की ननिहाल थी, जहां शरद बाबू का बहुत समय बीता। तो जब मैं भागलपुर जब भी जाता हूं निर्भय जी, तो मैं 2 जगह जरूर जाता हूं। एक तो अशोक कुमार जी के जन्मस्थल राजबाटी, जो खंडहर बन चुका है, लेकिन उसकी ऊपरी मंजिल पर राजा शिवचंद्र बनर्जी की वो राजसी वेशभूषा में तस्वीर, तलवार वलवार लगी हुई, जो उस समय के जमींदारों का होता था, और एक बच्चे की तस्वीर है, वो अशोक कुमार है। तो जब वो गार्ड, जब मैंने बहुत जिद की, मैंने कहा सिर्फ इतना ही कहिएगा कि आपके बिहार से।
इसको बहुत इम्फेसिस दिया मैंने। वो गया, उसने शायद यही बात जाके कही, शायद क्या पक्के तौर पे यही बात कही। अगले मिनट वो लौट के आया, कहा साहब बुला रहा है। और वो इतने खुश थे, उन्होंने मुझसे कहा तुम बिहार से आए हो? मैंने कहा जी। मैंने जाकर उनका चरण स्पर्श किया। बोले नहीं नहीं नहीं, चरण मत छुओ। मैंने कहा नहीं सर, आज मैं देवता का दर्शन कर रहा हूं। तो उनकी केयर टेकर थी, छोटी सी लड़की डॉली करके, जिस लड़की को अनाथालय से लाके उनकी पत्नी शोभा जी ने उसको पाला था, और वो उनके ग्रैंड डॉटर की तरह थी। तो डॉली की तरफ हंसते हुए उन्होंने कहा, अशोक कुमार की मुस्कुराहट याद करिए जरा। कहा डॉली, ये लड़का पागल हो गया है, कहता है मैं देवता हूं। मैंने कहा हाँ सर, हम लोग बचपन से आपको पर्दे पर देखते रहे और आज मैं सामने आपको देख रहा हूँ, तो मैं रियली मैं आज पागल हो क्या हूं? मैं इतना खुश हूं, मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपका चरण छू रहा हूं। फिर भागलपुर की यादों में खो गए। कम से कम 2.5 घंटे तक वो हमसे बात करते रहे। और उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी शोभा भी भागलपुर की थी, एक आर्मी ऑफिसर की बेटी थी। और वो कितनी बातें, राजबाटी के दिनों की याद। मैंने कहा सर मैं राजबाटी तो कई बार गया हूँ, जब जाता हूँ भागलपुर। तो कहने लगे वहां कैसा हाल है, पूरा डिटेल पूछा, वो कमरा कैसा है, वो कमरा कैसा है। और मैंने कहा सर आपकी एक तस्वीर वहां लगी हुई है। अच्छा वो है लगी हुई? मैंने कहा हाँ सर। फिर उन्होंने कहा किशोर एक बार गया था, किशोर कुमार के बारे में, किशोर गया था एक बार, वहां इतनी भीड़ उमड़ पड़ी, लाठीचार्ज होने लगा, लोग देखने के लिए बेचैन थे। अंत में किशोर कुमार को बुर्का पहन के छुप के निकलना पड़ा था वहां से। अशोक कुमार उस दिन भागलपुर की याद करके विह्वल थे, विह्वल थे। तो मिट्टी आज जहां के हैं आप, वो चाहे आप बंगभाषी हो या आप किसी भाषा भाषी हो, आपको मिट्टी पुकारती है, मिट्टी खींचती है। विधान बाबू को भी उनकी मिट्टी खींचती थी। पटना का जब कोई आदमी उनके पास जाता था, तो 1000 बस्ता में भी कहते थे उसको बुला लो, हमारी जन्मभूमि से आया है। अभी जो आपके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, तो जब ये स्वास्थ्य मंत्री थे मोदी जी की सरकार में, और इनके पिताजी एनएल नड्डा पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, तो मैंने कहा जेपी नड्डा जी से, मैंने दिल्ली में मुलाकात हुई कहीं, तो मैंने कहा नड्डा जी पटना आपकी कर्मभूमि रही, आप अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं। उस समय वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुए थे। मैंने कहा अभी आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, कम से कम ये पीएमसीएच जो जर्जर हो गया है उसको ठीक तो करा दीजिए, आपकी कर्मभूमि रही है पटना, इतना तो करवा दीजिए। तो जगत प्रकाश नड्डा ने मुस्कुरा कर कहा कर्मभूमि ही नहीं, मेरी जन्मभूमि रही है, पीएमसीएच में मेरा जन्म हुआ है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वो भरे पड़े हैं लोग। अब आज जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी की, जिसके प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा है, उनका बर्थ प्लेस है पटना। तो ये तो अभी की बात कह रहा हूं। बिहार को बनाने वाले अगर चाहे, इस मिट्टी से उठे हुए लोग चाहे, लेकिन दुर्भाग्य निर्भय जी है आज बिहार दिवस के अवसर पर, मैं इस बात को ईश्वर को हाजिर नाजिर लेकर कहता हूं कि बिहार के लोग जब एक ऊंचाई पा जाते हैं तो अपनी मिट्टी को भूल जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं भूले थे। वो राष्ट्रपति पद से जब मुक्ति अवकाश उन्होंने लिया, सीधे पटना आकर रहने लगे और कहा कि मेरा अंतिम संस्कार पटना में ही करवाना। राजेंद्र बाबू नहीं भूले थे, डॉक्टर विधान चंद्र राय भी नहीं भूले थे निर्भय जी, न तो अशोक कुमार भूले थे। विधान बाबू को किसी ने कहा कि ये पटना का आवास का क्या करेंगे, आपके माता पिता का बनाया अघोर कामनी देवी, उनके पिता का नाम था प्रकाश चंद्र राय, वो मोतिहारी में नौकरी करते थे, और अघोर कामनी देवी पटना में महिलाओं के बीच एक बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट थी। जैसा कि मैंने बीते दिनों में भी आपसे जिक्र किया कि बांकीपुर हाई स्कूल उन्हीं का बनाया हुआ है। तो विधान बाबू से जब किसी ने पूछा कि आपका जो पुश्तैनी मकान है बड़ा सा, राम मोहन राय सेमिनरी के ठीक पास में है, खजांची रोड में, तो उन्होंने कहा अरे मैं उसको बेचूंगा, सवाल ही नहीं है, वो मेरी मातृभूमि है, वहां बच्चों का विद्यालय चलेगा। तो अफसोस है कि मोतीलाल नेहरू अगर आनंद भवन दान करते हैं
सारा देश जानता है, लेकिन विधान बाबू ने अपना अपना वह आवास, पुश्तैनी आवास दान कर दिया देश को, तो शायद बहुत गिने चुने लोगों को पता। क्यों नहीं पता है कि हम अपनी विभूतियों के बारे में जिक्र करने से कतराते हैं। हम बाहर से किसी को ले आएंगे, लेकिन अपनी ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में जब जिक्र आएगा तो कहेंगे अरे भाई वो उसी गली में एक था, एक घर था जिसमें विधान चंद्र राय पैदा हुआ था। यार छोड़ो छोड़ो, हम ये गौरव से नहीं कहेंगे कि डॉक्टर बीसी राय जो आंखों की चिकित्सा के स्पेशलिस्ट थे, बीसी राय का यही आलम था कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी जैसे यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू के जमाने में जो बिहार की आधारशिला रखी गई, बहुत सारे काम हुए। तो श्री बाबू का एक भक्त था, उसके आंखों में कोई समस्या थी, तो श्री बाबू ने विधान बाबू के नाम से एक चिट्ठी लिखी। विधान चंद्र राय का ये डेली रूटीन था कि सेक्रेटेरिएट में कलकत्ता में बैठने के पहले वह मरीजों को देखते थे, तब अपने चैम्बर में जाते थे। वो देखे, श्री बाबू का पत्र देखे और अपना पैड निकाला, लिखा 1 महीना दार्जिलिंग प्रवास। अब वो बिहार का बेचारा गांव कस्बे का आदमी, उसको लगा कि कैसे डॉक्टर है, इन्होंने कोई एक दवा भी नहीं लिखी, ना आई ड्रॉप लिखा, कि दार्जिलिंग में कह रहे हैं रहने के लिए। वो लौट के आए, श्री बाबू ने पूछा क्या हुआ, विधान जी से मिले? तो उन्होंने कहा सर लेकिन आपके चिट्ठी का कोई वैल्यू उन्होंने नहीं किया। तो उन्होंने कहा क्या बात करते हो, हमारे मित्र हैं, कैसे नहीं, बताओ क्या लिखा है। तो सर देखिए ना, इतना मजाक हो गया, वो लिखा है पैड पर कि दार्जिलिंग में रहने के लिए 1 महीना। तो श्री बाबू बोले तुम बेवकूफ हो, अरे वो देश के इतने बड़े डॉक्टर हैं, वो पैड पर साइन करके तुमको लिख के दिए हैं, तुमको अगर दिक्कत है दार्जिलिंग में रहने में, हम तुम्हारा इंतजाम करवा देते हैं, तुम जाओ। वो लगभग अंधा हो रहा था वो आदमी। और विधान बाबू ने लिखा था कि दार्जिलिंग में प्रवास कीजिए और सवेरे ओस पर नंगे पांव चलिए, उसकी रोशनी लौट आई। तो अशोक कुमार नहीं भूलते हैं बिहार को, विधान चंद्र राय कलकत्ता में रह के पटना को नहीं भूले, अशोक कुमार बंबई में रह के भागलपुर को नहीं भूले, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रह के 2-2 बार अपने बिहार को नहीं भूले। लेकिन आज की तारीख में बिहार के लोग अपनी विभूतियों को भूलना पसंद करते हैं। कर्पूरी ठाकुर के समाजवाद को लोग भूल गए, कर्पूरी जी के उस समाजवाद को भूल गए। जो कर्पूरी जी किसी को रास्ते में हाथ दिखा, उनके पास एक साइकिल नहीं थी, और अगर आप स्कूटर से जा रहे होते तो आपको हाथ देते, और कर्पूरी जी को भाई देख करके कौन नहीं रोकता। तो आपसे पूछते निर्भय जी आप किधर जा रहे हैं, तो आप पूछते नहीं सर छोड़िए ना, आपको कहाँ जाना है धन्ना। वो नहीं बताते। आप जब कहते उनको कि हाँ सर मैं सेक्रेटेरिएट की तरफ जा रहा हूं, तब कहते तो निर्भय जी क्या हमको छोड़ देंगे आप उधर असेंबली। वो अपने मन से नहीं कहते आपको कि निर्भय जी हमको असेंबली छोड़ दीजिए, नहीं। आप अगर स्वाभाविक रूप से जा रहे होते तो कहते हमें आप पहुंचा दीजिए। ऐसे ऐसे सरल विभूतियों को, महान लोगों को, एक लंबी सूची है, मैं क्या कहूं। आज हम बिहार दिवस मना रहे हैं, लेकिन अपनी विभूतियों के विस्मरण का दिवस मना रहे हैं। सही मायने में कहें आप निर्भय जी, हमको अफसोस होता है, हम नदियों के सूखने का दिवस मना रहे हैं। हम आशा रखें, हम भरोसा रखें, हम विश्वास रखें। सड़कें बन रही हैं, नदियां सूख रही हैं, बिजली आ रही है, खेत सूख रहे हैं। अंत में बाबा नागार्जुन की कुछ पंक्तियों से कार्यक्रम का हम लोग समापन करेंगे, शुभकामनाओं के साथ। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, नए गगन में, नागार्जुन की पंक्तियां हैं, नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है। नए गगन में क्या आशा है, देखिए, नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है उसमें, मेरी भी आभा है। नमस्ते, जय भारत, जय बिहार। नमस्कार, नमस्कार।